ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। मान लो कि नेट के क्लास में या पीएचडी के कहीं भी 2-4 क्वेश्चन पूछ ही देगा इससे, है ना। और ये समझना भी बहुत जरूरी है। प्रोसेस ऑफ रिसर्च पढ़ रहे हैं, इसी को स्टेप ऑफ रिसर्च कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्टेप ऑफ रिसर्च। तो रिसर्च की मूल बातें इन्हीं स्टेप्स में डिवाइडेड है। तो रिसर्च के कितने स्टेप्स होते हैं? टोटल हम लोग 8 स्टेप्स देखे हैं, देखे ना। तो इस 8 स्टेप को हम अलग अलग स्टेप्स में हम डिवाइड किए हैं। कौन कौन सा स्टेप्स में? तो हम लोग हम लोग पहला स्टेप में फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च देखे थे, रिसर्च प्रॉब्लम, जिसमें हम जो रिसर्च होता है उसका टॉपिक क्लियर करते हैं ना। टॉपिक क्लियर करने के बाद उस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई रिसर्च होता है तो उसका लिटरेचर रिव्यू करते हैं। उसके बाद इस रिसर्च का क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए वो हम डिसाइड करते हैं। फिर इसमें जो वेरिएबल्स होते हैं उसका मेजरमेंट करते हैं और हाइपोथेसिस बनाते हैं। तो वेरिएबल कॉन्सेप्ट और इनको हम फर्स्ट स्टेप्स में देखेंगे। सेकेंड स्टेप्स में हम देखते हैं रिसर्च डिजाइन। रिसर्च डिजाइन से हमारा तात्पर्य होता है कि रिसर्च का एक ब्लूप्रिंट, मतलब एक फ्रेमवर्क। क्या होता है? एक फ्रेमवर्क जिसमें हम पूरा रिसर्च कैसे करेंगे वो डिजाइन करते हैं। जैसे आप घर बनाने वाले हो तो घर का एक डिजाइन बनाते हैं ना अपने कॉपी पे, वही हो गया डिजाइन, कि कहाँ आप क्या देंगे, कहाँ क्या देंगे, वो आपका डिजाइन है। ठीक है। तो इसमें सरिया कौन सा इस्तेमाल करेंगे घर में, ठीक है, किस टाइप का ईंट इस्तेमाल करेंगे, किस टाइप का सीमेंट इस्तेमाल करेंगे, ये सारा चीज हम डिसाइड करते हैं डिजाइन में। ठीक है। जब डिजाइन हमारा आ जाता है तो थर्ड स्टेप में हम आते हैं डेटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट डिसाइड करते हैं। क्या करते हैं? डेटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट डिसाइड करते हैं कि हम डेटा किस टाइप का, ये तो हम बना लिए कि हम किसको किसको चुनेंगे। अब हम आते हैं कि जो हम अपना घर बनाने वाले हैं उस सरिया का क्वालिटी क्या होगा, है ना। सरिया का क्वालिटी क्या होगा, इस सीमेंट का क्वालिटी क्या होगा, ये सभी चीजें, मतलब हम डेटा जो होगा उस डेटा को कैसे कलेक्ट करेंगे, उसमें प्राइमरी डेटा क्या होगा, सेकेंडरी डेटा क्या होगा। ठीक है। डेटा कलेक्शन का मेथड्स हम डिसाइड करेंगे कहाँ पे? डेवलपिंग डेटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट में। ठीक है। चौथा स्टेप में हम सिलेक्टिंग सैंपल आ जाए। बस अब जो सीमेंट सरिया है उसको उठा उठा के देखेंगे, एगो एगो करके। क्या करेंगे? एगो एगो उठा के देखेंगे। देखेंगे एगो टाटा स्टील उठा लिए, एगो एचएमटी का उठा लिए, ऐसे करके हम डेटा कलेक्शन जो सैंपल होगा उस सैंपल को कैसे सिलेक्ट करेंगे, है ना, वो डिसाइड करेंगे। तो सैंपल सिलेक्टिंग सैंपल जो होता है वो प्रोबेबल और नॉन प्रोबेबल दोनों होता है। ठीक है। तो इसको डिटेल्स में जाएंगे वो देखेंगे। उसके बाद आता है राइटिंग रिसर्च प्रपोजल। ये सारा चीज हो जाता है तो हम फाइनली रिसर्च प्रपोजल लिखते हैं जिसमें हम होने वाले सभी काम का पूरा ब्यौरा लिखते हैं कि क्या क्या करने वाले हैं हम। तो ये एक्चुअल में ब्लूप्रिंट हो गया। क्या हो गया? आप जो काम करने वाले हैं उसका एक ब्लूप्रिंट बना लिए। ये फ्रेमवर्क था। रिसर्च डिजाइन एक फ्रेमवर्क है, लेकिन ये है एक ब्लूप्रिंट। ठीक है। अब जब रिसर्च प्रपोजल बना लिए, फंड देख लिए, टाइम सब डिसाइड कर दिए, अब हम फाइनली निकलेंगे काम करने, मजदूरी करने। तो डेटा कलेक्शन उठाएंगे, मतलब जाएंगे सरिया रॉड सीमेंट सब उठा के लेके आएंगे अपने घर पे और फाइनली काम करना शुरू करेंगे। तो 7 स्टेप्स में हम निष्कर्ष बनाते हैं, मतलब प्रोसेसिंग एंड एनालाइजिंग डेटा। जो डेटा होगा उस डेटा का क्या करेंगे? हम पढ़ेंगे और लिखना शुरू करेंगे कॉपी में। ठीक है। तो हम तो रफ सीट में लिख लिए, लेकिन अब फाइनल आता है राइटिंग थीसिस। थीसिस कैसे लिखना है? जैसे आप एक ब्रिज बनता है ना, तो ब्रिज जब बनता है तो ब्रिज बनाने के लिए हम
अचानक से ब्रिज पे खड़ा होके नहीं बना देते हैं, हम छोटा छोटा पार्ट्स उसका डेवलप करते हैं ना, डेवलप करके और हम एक जगह रखते हैं और फिर फाइनली हम आते हैं उसको पुल के रूप में बनाते हैं। तो वही फाइनली थीसिस के रूप में हम उसको लिखेंगे, राइटिंग थीसिस, जिसके जिसके बहुत सारे स्टेप्स होंगे, टाइटल कैसे लिखना है और बिब्लियोग्राफी कैसे लिखना है, लिटरेचर रिव्यू कैसे लिखना है, सारा चीज हम लिखते हैं एक्चुअली। तो ये सभी हमारा हो गया 8 स्टेप में हम राइटिंग रिसर्च। तो ये सभी 8 स्टेप्स है हमारा किसका, प्रोसेस ऑफ रिसर्च का। चलो हम पहला स्टेप का शुरुआत किए थे, तो इसमें हम कैसे टॉपिक चूज करें ये सब चीज़ों के बारे में बताए थे। तो फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम में हम लिटरेचर रिव्यू, जब हम टॉपिक चूज करेंगे तो उसका लिटरेचर रिव्यू किए थे। फिर उसके ऑब्जेक्टिव्स को हम डिसाइड किए थे, इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होगा, है ना। एक मेन ऑब्जेक्टिव होगा और एक सब ऑब्जेक्टिव होगा, एक मेन ऑब्जेक्टिव और एक सब ऑब्जेक्टिव। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मेन ऑब्जेक्टिव से हमारा तात्पर्य है, जैसे मान लो रिसर्च कर रहे हैं आप वीमेन एम्पावरमेंट पे, किस पे, वीमेन एम्पावरमेंट पे कर रहे हैं ना। तो वीमेन एम्पावरमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा, वीमेन एम्पावरमेंट। लेकिन सब ऑब्जेक्टिव क्या होगा, रूरल, रूरल वीमेन एम्पावरमेंट, अर्बन वीमेन एम्पावरमेंट, ठीक है, ट्रांसजेंडर एम्पावरमेंट। तो ये सभी क्या हो गया, इसके सब ऑब्जेक्टिव्स हो गए, ठीक है। एजुकेशनल एम्पावरमेंट, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट और इकोनॉमिकल एम्पावरमेंट, ये सभी इसके सब ऑब्जेक्टिव्स हो गए, ठीक है। तो मेन ऑब्जेक्टिव से हमारा तात्पर्य होता है कि हम उस टॉपिक के जो मुख्य उद्देश्य है उसका, और सब ऑब्जेक्टिव से हमारा तात्पर्य हो गया उस टॉपिक के अंदर जो चीजें है उसको हम साबित करते हैं, ठीक है। फिर इसके अंतर्गत हम अवधारणा और चर को पढ़ने वाले हैं, तो आज इसका हम स्टडी करेंगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम में कई स्टेप्स आते हैं, जिसमें हम अपने टॉपिक को बड़ा इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग छोटा ब्रॉड को एकदम स्पेसिफाई करके चुन लिए थे, ठीक है। और फाइनली हम आए थे लिटरेचर रिव्यू कैसे करते हैं उसके विषय में बताए थे कि जब हम टॉपिक चुनते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड बुक, जर्नल्स, आर्टिकल, वेब जर्नल्स, वेबसाइट्स, इन सबको विजिट करते हैं और अपना एक डेप्थ अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं, ठीक है। और फिर हम अपने टॉपिक को उससे डिफाइन करते हैं, क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। यही हो गया हमारा लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू में कई सारी चीजें करते हैं, साहित्य की खोज, समीक्षा करते हैं और एक फ्रेमवर्क डेवलप करते हैं ना। जैसे टॉपिक की क्लैरिटी, डीप इंसाइट्स और मेन इशू पर हमको फोकस करने को मिलता है। समझ गए ऑब्जेक्टिव्स, हाँ। तो आज के क्लास में हम अवधारणा और चर के विषय में देखने वाले हैं बहुत डिटेल्स में। अच्छा चलो आप में से कोई बताओ कि अवधारणा क्या होता है। गुड, सर होने से पहले जो सोच लिया जाता था कि इसका परिणाम क्या होगा वही अवधारणा। हम्म, तो पूर्व अवधारणा हो गया। सर किसी विषय या वस्तु के विचार जो हमारे स्कीमा में होते हैं उसी को अवधारणा कहते हैं। जो मानसिक छवि होती है किसी चीज की, वस्तु हो या कोई चीज हो, सामान्य चीज
मान लो एक गरीबी, क्या है? गरीब, गरीब नहीं, गरीबी। गरीबी क्या है? क्या है? एक कॉन्सेप्ट है। अमीरी क्या है? एक कॉन्सेप्ट है। तो ये जो अवधारणा है, कॉन्सेप्ट, जो क्या होता है, ये एक मेंटल इमेज होता है। क्या होता है? एक मेंटल इमेज होता है। हमारे जब हम उस वर्ड को बोलते हैं तो हमको एक डिफिनीशन समझ में आता है। माइक ऑफ कर लीजिए मिथुन। जब हम उस वर्ड को देखते हैं, उस कॉन्सेप्ट को देखते हैं, तो हमारे दिमाग में एक छवि आता है, हमारे दिमाग में एक चित्र बनता है जो डायरेक्टली मेजर, गरीबी को आप माप सकते हैं, जो डायरेक्टली हाँ, डायरेक्टली मेजरेबल नहीं होता है। गरीबी को डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं क्या आप? नहीं ना कर सकते हैं। जो अलग अलग आदमी के लिए इसका अलग अलग मतलब होता है। क्या होता है? अलग अलग, अलग 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 लोगों के लिए अलग अलग मतलब होता है। कैसे? चलिए एक और एग्जांपल देते हैं। चलो टीचिंग वाला की एग्जांपल देते हैं कि टीचिंग इफेक्टिवनेस, टीचिंग इफेक्टिवनेस, चलो इसको हिंदी में शिक्षण प्रभावशीलता बोलते हैं। शिक्षण प्रभावशीलता। जैसे आपके पास हम ये वर्ड बोलेंगे टीचिंग इफेक्टिवनेस, आपके दिमाग में अलग एक इमेज बनेगा, एक मेंटल इमेज बनेगा। क्या? अरे सर जो पढ़ाते हो ना वो बहुत खतरनाक समझ में आता है। ठीक है, किसी को समझ में आएगा टीचिंग टीचिंग इफेक्टिवनेस से, अरे सर जो पढ़ाते हैं ना वो समझ में ही नहीं आता है। किसी को समझ में आएगा कि उनका पढ़ाने का स्टाइल बहुत अच्छा है, उनका आवाज बहुत मोटिवेटिंग होता है, उनका जो स्टाइल है बहुत मोटिवेटिंग है ना? तो क्या इसको आप डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं? मेजर नहीं कर सकते। तो ये सभी क्या है? एक कॉन्सेप्ट है, एक कॉन्सेप्ट है, एक अवधारणा है। इसको कंस्ट्रक्ट क्यों कहा जाता है? इसको कंस्ट्रक्ट क्यों कहा जाता है? कंस्ट्रक्ट का मतलब होता है मानस कीर्ति। क्या होता है? मानस कीर्ति मतलब हमारे द्वारा बनाया गया एक अवधारणा। जैसे हम अमीर कहेंगे तो आपके दिमाग में क्या आएगा? कि उसके पास बहुत सारा पैसा होगा, यही आएगा ना? उसके पास बहुत सारा रिसोर्सेस आएगा। लेकिन अमीरी को हम डायरेक्टली नहीं मेजर कर सकते कि कोई कितना अमीर है। तो उसके लिए क्या आता है? एक इंडिकेटर आएगा। इंडिकेटर क्या आया? एक इंडिकेटर मतलब एक संकेत। क्या आया? एक संकेत। देखो अब आप के लिए अमीरी का क्या तात्पर्य हो सकता है?
आप उसका गाड़ी देखेंगे, बंगला देखेंगे, आप उसका पैसा देखेंगे, है ना। कुछ लोगों के लिए उस अमीरी का मतलब हो जाएगा वो बहुत खुश रहता है, उसके पास सारा संसाधन आपूर्ति है। किसी और के लिए वो छवि आ जाएगा अमीरी का, उसके रिश्ते बहुत अच्छे हैं। तो अलग अलग लोगों के लिए इसका अलग अलग मतलब निकलता है, ठीक है। तो इंडिकेटर क्या है, हम डायरेक्टली इसको मेजर नहीं कर सकते हैं और इसका अलग अलग मतलब है, अलग अलग अर्थ होता है। कैसे? तो इस गरीबी जो कॉन्सेप्ट होता है उसको हम मेजर डायरेक्टली नहीं कर सकते, लेकिन एक इंडिकेटर से मेजर कर सकते हैं। किससे? एक इंडिकेटर से हम मेजर कर सकते हैं। कैसे? तो इसका इंडिकेटर क्या होगा? टीचिंग का इंडिकेटर। मान लो ये टीचिंग है, तो कैसे आप इसको इंडिकेट करते होंगे कि टीचिंग जो है प्रभावशीलता है, मतलब शिक्षण जो है वो प्रभावशील है। गरीबी है, हम ना सिंपल एक गरीबी से इंडिकेट करते हैं, है ना। तो ये जो गरीबी है, इसको ये क्या हो गया, एक कंस्ट्रक्ट, हम एक छवि बनाए इसका, है ना। मतलब ये एक कॉन्सेप्ट है, अवधारणा, ये एक मेंटल इमेज है जो सबके लिए अलग अलग है। लेकिन इसका इंडिकेटर क्या है? कैसे गरीबी मेजर करेंगे? गरीबी को कैसे मेजर करेंगे पहले बताइए ना। उसके इनकम से, उसके आय से, है ना। और किसे मेजर करेंगे? उसके पास जो संपत्ति है, एसेट्स है, संपत्ति है, उसके संपत्ति से मेजर करेंगे। और किसे मेजर करेंगे? उसके पास घर कितना बड़ा है, आवास है कि नहीं है, उससे मेजर करेंगे, है ना। और किसे मेजर करेंगे? एजुकेशनल लेवल से मेजर करेंगे कि एजुकेटेड है कि नहीं, है ना। तो ये सब क्या हो गया? उस कॉन्सेप्ट को, कॉन्सेप्ट का इंडिकेटर हो गया। कॉन्सेप्ट का इंडिकेटर क्या हो गया? इंडिकेटर का मतलब क्या होता है? संकेत। तो हम कॉन्सेप्ट जो होता है, कॉन्सेप्ट समझ गए ना, अवधारणा का मतलब जो जिसके बारे में सोच के हमारे दिमाग में छवि बनता है। जैसे मेरे बारे में अगर कह दे आपको कि बहुत तेज तराक व्यक्ति है, तो तेज तराक क्या हो गया? एक कॉन्सेप्ट हो गया, एक अवधारणा हो गया। आपके दिमाग में अगर तेज तराक मतलब वो कोई भी बात आसानी से समझ जाता है, कोई भी बात आसानी से समझा देता है, पढ़ा लिखा बहुत ज्यादा है ना, बोलने का कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है, तो हमारे अंदर एक कॉन्सेप्ट आ जाता है, वो मेंटल छवि आ जाता है ना। तो ये गरीबी जो कॉन्सेप्ट है उसको हम किससे डिफाइन कर रहे हैं? कॉन्सेप्ट का इंडिकेटर क्या होता है? ये चीजें हो गई, इसी को हम प्रैक्टिकल साइन कहते हैं। मतलब कॉन्सेप्ट का प्रैक्टिकल साइन क्या हो गया? इंडिकेटर। कॉन्सेप्ट का प्रैक्टिकल साइन क्या है? इंडिकेटर। चलो तो इंडिकेटर तो इंडिकेट कर दिया, लेकिन इसको मेजर कौन करेगा, इसको मापेगा कौन? जब आप रिसर्च करेंगे तो रिसर्च में आप मेजरमेंट करते हैं किसी भी चीज का, तो अब इंडिकेटर होगा, उसको तो आप मेजर कर सकते हैं ना, कर सकते हैं ना। तो इंडिकेटर का मेजर कौन करेगा? चर। चर मतलब क्या होता है? वेरिएबल्स, है ना। तो चर का क्या अर्थ होता है?
वेरी गुड, बहुत अच्छा बोली हो। चलो, आंचल बहुत अच्छा जवाब दिए। और कोई जवाब दे सकते हैं क्या? चर का क्या तात्पर्य अर्थ होता है? चर का अर्थ होता है वह चीज, वह चीज जो डिफरेंट वैल्यू एज्यूम करते रहती है। क्या करती है? एज्यूम कर सकती है। मतलब जब हम रिसर्च करते हैं तो रिसर्च में डेटा को किस रूप में कलेक्ट करते हैं? चर के रूप में। क्या समझे? मतलब इसका जो वैल्यू होता है वो बदलते रहता है। चर वैसा चीज है जिसका वैल्यू बदलते रहता है, डिफरेंट वैल्यू एज्यूम कर सकती है। मतलब आप उसका डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू एज्यूम कर सकते हैं। जैसे इनकम, तो इनकम किसी का कम हो सकता है, किसी का ज्यादा हो सकता है, तो उसको मेजरमेंट कर सकते हैं ना। कोई 1 लाख कमा रहा है, कोई 10 लाख कमा रहा है ना। हम बस आपको ये समझा रहे हैं कि कॉन्सेप्ट, इंडिकेटर और वेरिएबल मतलब चर, इसके बीच में क्या संबंध है ना। तो चर का क्या काम होता है? चर क्या होता है? ये रिसर्च में जो डेटा होता है, यहां पे समझो, रिसर्च में डेटा चर के रूप में कलेक्ट किया जाता है। चलो, अब हम लोग ना तीनों चीज देख लिए। इंडिकेटर का क्या तात्पर्य होता है? इंडिकेटर का क्या तात्पर्य होता है? इंडिकेटर का तात्पर्य होता है कि कॉन्सेप्ट, इंडिकेटर्स क्या होता है? जो कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट करता है, कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट करता है। यही क्या ना, कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट मतलब कॉन्सेप्ट को ऑब्जर्व करने में हेल्प करता है। क्या करता है? ऑब्जर्व में हेल्प। किसको? कॉन्सेप्ट को। देखो, गरीबी है तो आपको गरीबी को समझने के लिए इनकम देखना पड़ा। इनकम क्या है? इंडिकेटर है। इनकम क्या है? इंडिकेटर है। एसेट्स क्या है? इंडिकेटर है, इंडिकेट कर रहा है ना गरीबी को। आवास क्या है? इंडिकेटर है। तो ये सारे चीज क्या है? इंडिकेटर। लेकिन हम चरों का सीधे मापन नहीं कर सकते हैं। बार बार आपको बता रहे हैं कि जो सॉरी कॉन्सेप्ट है उसको सीधे हम मेजर नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम उसको इंडिकेटर के रूप में चरों के द्वारा माप सकते हैं। ठीक है। चलो, अब हम इस बात को समझते हैं कि कॉन्सेप्ट मतलब अवधारणा, ठीक है, संकेत, और तीसरा क्या है? चर। इसके बीच में संबंध क्या है? संबंध कैसे डिसाइड करेंगे? बताओ, कोई बताओ हमको अपने शब्दों में। बताओ ना। लगता है सच में नहीं समझ में आया, इसलिए नहीं बता रहे। ठीक है।
तीनों के बीच में संबंध बताइए, अवधारणा, संकेत और चर के बीच। कल्पना, कहाँ हो कल्पना? माइक ऑन करो ना। आभा, आभा भी नहीं है। चलिए, अब हम आपको समझाते हैं। इस बात से समझिए कि हमको एक कॉन्सेप्ट चाहिए। तो कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? गरीबी। कॉन्सेप्ट क्या हो गया? गरीबी। और इंडिकेटर मतलब संकेत क्या हो गया? गरीबी का। गरीबी का संकेत क्या हो जाएगा? आय, एसेट्स। इसका क्या हो गया? संकेत हो गया। और इसका चर क्या हो जाएगा? चर क्या हो जाएगा? चर, हाँ बोलो। गुड। तो चर, चर क्या हो जाएगा कि आय का मेजरमेंट करेंगे हम। आय का, जैसे एनुअल इनकम, एनुअल इनकम 50,000, 1 लाख हो गया ना। ये इसका क्या हो गया? चर हो गया, एनुअल इनकम। और क्या हो जाएगा चर? नंबर ऑफ एसेट्स, कितने सारे संपत्ति है उसके पास। 4 कार है, 10 घर है। तो ये सब क्या हो गया? उसके चर हो गए। तो आप तीनों के बीच में संबंध समझ गए। तीनों के बीच में संबंध समझे कि अवधारणा जो है उसको हम सीधे नहीं माप सकते। रिसर्च क्या होता है? रिसर्च, रिसर्च एक अवधारणा होता है। रिसर्च में हम अवधारणाओं की बात करते हैं। चलो हम यहां पे समझते हैं। आप एक टॉपिक चूज किए, कोई अपना मन से एक टॉपिक बताओ तो देखते हैं। रिसर्च का कोई टॉपिक बताओ अपना मन से। क्या असर पड़ेगा? तो वो तो क्वेश्चन हो गया। रिसर्च ऐसे थोड़ी ना होता है। टॉपिक ऐसे नहीं ना होता रिसर्च। एक ब्रॉड टॉपिक बताइए रिसर्च का। थोड़ा हिंदी, हिंदी ज्यादा हो गया, थोड़ा कॉमन बताइए ना। किसका? अच्छा, चलो, बहुत अच्छा बताइए। हम एक टॉपिक देखते हैं कि योगा का, योगा नहीं, हिंदी में तो योग ही बोलेंगे ना इसको। योग का मनुष्य जीवन पर प्रभाव, जीवन पर प्रभाव, बस।
टॉपिक इतना ही होता है। क्या प्रभाव पड़ता है? नहीं, प्रभाव, क्या प्रभाव पड़ता है वो तो क्वेश्चन हो गया। हमको क्वेश्चन नहीं बनाना, हमको टॉपिक बनाना, तो टॉपिक ऐसा होना चाहिए। चलो आप देखो इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है? देखो बस आ गया ना, आपको बस यही समझाना चाह रहे हैं कि योग की जैसे हम बात किए तो योग क्या हो गया? एक कॉन्सेप्ट हो गया। योग क्या है? एक अवधारणा है। योग का नाम सुनते ही हम अनुलोम विलोम प्राणायाम और फलाना ढिमकाना जो चित्र होता है हमारे मेंटल इमेज आता है। क्या आता है? एक मेंटल इमेज आता है। तो ये क्या हो गया? एक अवधारणा हो गया ना, कॉन्सेप्ट हो गया। तो अच्छा बेटा एक बात बताओ, हम कॉन्सेप्ट को डिफाइन करेंगे, है ना, कॉन्सेप्ट को, अवधारणा को डिफाइन करेंगे, इसको हम कंस्ट्रक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्ट। कंस्ट्रक्ट मतलब मानस कीर्ति। मानस कीर्ति मतलब मानव क्या करता है? एक अपना छवि बनाता है ना। क्या छवि बनाएगा? जैसे योग के बारे में देखें तो हम एक्सरसाइज क्या बोलते हैं, अनुलोम विलोम सोचने लगे, तो ये हमारा एक कंस्ट्रक्शन है, हम कंस्ट्रक्ट किए हैं छवि। ठीक है, तो योग क्या हो गया हमारे लिए? एक अवधारणा हो गया। लेकिन इस योग को हम डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं क्या? सीधा माप सकते हैं क्या? नहीं ना, सीधा नहीं माप सकते हैं। तो इसको मापने के लिए हमको एक इंडिकेटर बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? एक इंडिकेटर सेट करना पड़ेगा। तो योग का क्या इंडिकेटर होगा? योग का इंडिकेटर क्या होगा? संकेत। योग का संकेत क्या हो जाएगा? कि आप ध्यान कितना किए, है ना, कंसंट्रेशन हो गया। आप कौन सा मुद्रा में ध्यान किए, मुद्रा, और क्या हो जाएगा? समय, कितना समय किए। तो ये क्या हो गया बेटा? ये इसका इंडिकेटर हो गया। इस अवधारणा को इंडिकेट कर रहा है कौन? ये इंडिकेटर। लेकिन अब ये ध्यान जो है ये क्या हो गया? इंडिकेटर। और इस इंडिकेटर को हम क्या करेंगे? मेजर करेंगे, मेजरमेंट करेंगे। मेजरमेंट मतलब मापन। किससे करेंगे? इसको हम चरों के रूप में करेंगे, चरों के रूप में मापन करेंगे। तो ये इंडिकेटर हो गया अब चर। ठीक है, जैसे अगर आप ज्यादा ध्यान करेंगे तो आपके जीवन पे अच्छा प्रभाव पड़ेगा, है ना। तो प्रभाव नकारात्मक सकारात्मक दोनों होता है ना। तो हमको सकारात्मक प्रभाव और नकारात्मक प्रभाव, तो यहाँ पे मनुष्य के जीवन पर प्रभाव किए, तो ये भी थोड़ा बृहद टॉपिक हो गया। हम अगर सकारात्मक प्रभाव करें तो और भी ज्यादा स्पेसिफाई हो जाएगा टॉपिक। समझ गए? क्या समझे कि ये जो वेरिएबल्स था, अब हम इस वेरिएबल को मेजरमेंट करेंगे, मापेंगे। तो कैसे मापेंगे? मापने के लिए इस इंडिकेटर को हम इस्तेमाल करेंगे कि ध्यान में आप कौन कौन सा ध्यान किए, अनुलोम किए, विलोम किए, कि आप कोई दूसरा ध्यान किए, मुद्रा में कौन सा, आप पृथ्वी आसन, गायासन, भैंसासन और जो भी हो। ठीक है, समय,
समय को मेजर करेंगे आप, सुबह दिन में कितने बार करते हैं, 4 बार करते हैं। कितना घंटा करते हैं, 4 घंटा 1 बार करते हैं, मतलब दिन में हम 10 घंटा योगा ही करते हैं। तो ये मेजरमेंट क्या हो गया, जिसका हम मेजरमेंट करेंगे, मेजर करेंगे, वो क्या हो गया, चर। तो हम अवधारणा पे रिसर्च कर रहे हैं लेकिन मेजरमेंट चर का करेंगे। अब हम देखेंगे कि चरों का प्रकार क्या होता है। देखो इतना आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आया होगा, हमको लगता है। इससे बेहतर नहीं समझ में आएगा कभी, अगर नहीं आया तो एक बार फिर से वीडियो देख लेना, अपलोड करेंगे तो। अब ये जो चर हुआ, इस चर को, वेरिएबल जो होता है, ये वेरिएबल कितने टाइप्स के होते हैं, हम एक बार पढ़ा चुके हैं, आप लोगों को पढ़ा चुके हैं ना वेरिएबल्स के बारे में। हाँ, लेकिन एक बार फिर से आप लोगों को पढ़ा देते हैं, थोड़ा सा जल्दबाजी में, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो चर जो होता है इसके कई प्रकार होते हैं, जैसे कारण संबंध के आधार पर, अगर बात कारण संबंध कहेगा तो कारण संबंध के आधार पर चर जो होता है वो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। कौन कौन से, तो एक होता है स्वतंत्र चर, ठीक है। दूसरा होता है आश्रित चर, जिसको परतंत्र इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, आश्रित चर। तीसरा होता है हस्तक्षेप चर, हस्तक्षेप चर, इंटरवीनिंग वेरिएबल, है ना। और चौथा होता है बाह्य चर। क्या होता है, बाह्य चर। कारण संबंध के आधार पे कितने प्रकार, 4 प्रकार। और रिसर्च डिजाइन के आधार पर, किसके आधार पर, हाँ हाँ, बाह्य चर मतलब बाहरी चर बोलते हैं, ठीक है, गुड। लेकिन हम एक चीज भूल गए, और चलो पहले इसके बाद बताते हैं। दूसरा दूसरा जो टाइप्स होता है इसका, वो होता है रिसर्च डिजाइन के आधार पर। रिसर्च डिजाइन के आधार पर इसका 2 प्रकार होता है। कौन कौन, एक होता है श्रेणीगत चर और दूसरा होता है निरंतर चर। इसको निरंतर को कांस्टेंट भी बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा श्रेणीगत चर का भी कई प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। अस्थिर चर, ठीक है। दूसरा होते हैं द्विगोष्ठी चर, द्विगोष्ठी चर और बहुगोष्ठी चर, ठीक है। निरंतर चर का कोई प्रकार नहीं होता। तीसरा टाइप्स जो होता है इसका, वो मापन इकाई के आधार पर। किसके आधार पर, मापन इकाई के आधार पर चर का 2 प्रकार होता है। कौन कौन सा, एक होता है सक्रिय चर और दूसरा होता है विशेषता चर, विशेषता चर, ठीक है। तो इतने प्रकार के चर के प्रकार होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। अब कॉन्सेप्ट तो हम लोग देख लिए, ठीक है, चर भी देख लिए, लेकिन
कॉन्सेप्ट मैपिंग क्या होता है? कोई बता सकता है? कॉन्सेप्ट मैपिंग को हिंदी में बोलते हैं अवधारणा मानचित्र। गुड़िया बताओ, अवधारणा मानचित्र क्या होता है? कॉन्सेप्ट मैपिंग क्या होता है? सर, जो कॉन्सेप्ट का मतलब अर्थ एक तरह से समझे तो ये बहुत चिंतन भी हुआ। हो, एक अगर आप हो। देख सकते हैं कि जैसे ग्राफिक के तौर पे जैसे आप हैं, तो आपके माइंड में आप एक कॉन्सेप्ट है, इससे हम पता लगा सकते हैं कि अपने माइंड में एक चित्र व्यवस्थित कर सकते हैं कि सर ऐसे सभी को बनाना मैप है। बना दी, कॉन्सेप्ट बना दी। जी चलिए चलिए, सबसे पहले तो हम एगो कॉन्सेप्ट ढूंढेंगे। देखो, कॉन्सेप्ट मैपिंग से हमारा रिलेशन होता है कि जो कॉन्सेप्ट होता है उसका मैपिंग करना, मतलब एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन। क्या हो गया? एक कॉन्सेप्ट का विजुअल रिप्रेजेंटेशन। मतलब हम कोई चीज को समझाना चाहते हैं तो छोटी छोटी चीज में उसको तोड़ के समझाएंगे। क्या करेंगे? छोटी छोटी चीज में तोड़ के समझाएंगे। इससे क्या होगा? जो कॉन्सेप्ट होता है उसके बीच आइडियाज के रिलेशनशिप को हम दर्शा पाते हैं। ठीक है, तो आइडियाज के रिलेशनशिप दर्शा पाते हैं हम। ठीक है, ये हो गया कॉन्सेप्ट मैपिंग। ठीक है, इसके अलावा हम इसको एक व्यक्ति के लिए भी कर सकते हैं या बहुत सारे चीजों के लिए कर सकते हैं। तो ये इंडिविजुअल या ग्रुप सबके लिए होता है। चलो हम एक एग्जांपल समझते हैं। कॉन्सेप्ट मैपिंग मतलब कॉन्सेप्ट का मैप बनाना, है ना? तो हम एगो कॉन्सेप्ट सोचेंगे। कॉन्सेप्ट क्या है हमारा? गरीबी। क्या है? गरीबी। इस गरीबी को हम एक मानचित्र के द्वारा समझाएंगे कि ये जो गरीबी है ना भाई साहब, इसका बहुत सारा कंपोनेंट्स है। क्या है? बहुत सारा कंपोनेंट्स है। क्या क्या? क्या क्या कंपोनेंट्स है? तो ये आपका इनकम कम है, जिसकी वजह से आप गरीब हैं। आपके पास संपत्ति कम है, इसीलिए आप गरीब हैं। आपके पास रोजगार नहीं है, बस इंडिकेटर को लिख देना है, इसीलिए आप गरीब हैं। आप अनपढ़ हैं, इसीलिए आप गरीब हैं। तो हम क्या किए? आपको इस गरीबी को समझाने के लिए इसके माइंड मैप्स का इस्तेमाल किए, है ना? कोई एक टॉपिक समझना है, मान लो कि टीचिंग के बारे में समझाना है किसी को। तो टीचिंग में क्या होता है? टीचिंग में हम स्टूडेंट को पढ़ाते हैं। ठीक है, हम कोई सिलेबस पढ़ाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम कोई मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं, टीचिंग मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हम 1 घंटा जो टाइम देते हैं, हम इफेक्टिवनेस से पढ़ाते हैं, गुणवत्ता, क्वालिटी। तो हम क्या किए? जो टीचिंग एक कॉन्सेप्ट है, इसको हम एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन, एक आपको माइंड मैप बना के समझा। समझ गए? इसी को कॉन्सेप्ट मैपिंग कहते हैं। समझ गए? अरे आप लोग बोलो यार, हम बोलते बोलते थक जा रहे हैं और आप लोग कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। जी सर, समझे।
सबको समझ में आ रहा है? प्रिया, प्रिया एंजल, एंजल प्रिया। ललिता जी समझ में आ रहा है? ये भी नहीं बोल रही है। लाडली, हाँ अरे तुम तुम पूरा चलिए बहुत अच्छा, पूरा कंसंट्रेशन से लाडली सुनती है, पक्का जून में जेआरएफ निकालेगी। ठीक है, तो कहाँ पे नेट का क्लास करती हो लाडली? अच्छा, हाँ तब तो निकल ही जाएगा। चलो निकल जाएगा, बिल्कुल निकलेगा। अच्छे से तैयारी करो। क्या बोली अनुपमा? हाँ, अरे हम यहाँ पे अकेले पढ़ाते हैं, वहाँ पे 10 लोग, 10 वो सर मिल के पढ़ाते हैं, तो देखो। नहीं नहीं, वो गवर्नमेंट का एक संस्था है, गवर्नमेंट का एक संस्था है, ओबीसी के लिए है, जो ओबीसी है उनके लिए फ्री में पढ़ाया जाता है, और यूजीसी नेट के लिए ही पढ़ाया जाता है, सीएसआईआर के लिए तो नहीं होता वहाँ पे, अभी तो चालू नहीं है, क्योंकि बच्चे ही नहीं आते तो क्या ही पढ़ाई होगा। तो यूजीसी नेट वाले जा सकते हैं। क्या? हम हम वहाँ के एक्स टीचर हो गए, अब नहीं पढ़ाते हैं, पहले पढ़ाते थे। और क्या बोल, और कौन, प्रिया क्या बोल रही थी? अच्छा, सुम्मी, सुम्मी कुमारी समझ में आता है आपको? अरे माइक ऑन करके बोलो ना। जब पूछते हैं तो जवाब ही नहीं देती है कोई। चलिए, चलिए ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग वेरिएबल्स को थोड़ा सा डिटेल, थोड़ा सा मतलब एक बार तो पढ़ा चुके हैं, तो एक बार फिर से हम लोग वेरिएबल्स को देखते हैं। ठीक है, हम लोग लगभग ऊपर का जो था इंपॉर्टेंट वो टॉपिक देख चुके हैं, अब हम टाइप्स ऑफ वेरिएबल को पढ़ते हैं। ठीक है, समझ गए? ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मात्रात्मक चर किसे कहते हैं, है ना? मात्रात्मक और कैटेगोरिकल वेरिएबल, ये जो चर है इसको हम पहले दो भाग में बांट देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। एक होता है मात्रात्मक चर, इसको इंग्लिश में क्वांटिटेटिव क्वांटिटेटिव वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, और इसको बोलते हैं श्रेणीगत चर, श्रेणीगत चर मतलब कैटेगोरिकल वेरिएबल। ठीक है, चलो अब हम समझते हैं कि ये इस दोनों चर को क्या कहते हैं, ये होता क्या है दोनों चर। जो मात्रात्मक चर होते हैं वो कोई डिग्री या अमाउंट में बदलते हैं, किसमें? ये कोई डिग्री या अमाउंट में बदलते हैं, है ना? ये अमाउंट में बदलता है, मात्रा में बदलता है। इसके अलावा ये न्यूमेरिकल रूप में मापे जाते हैं, किसमें? न्यूमेरिकल
रूप में मापे जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में समझो, एनुअल इनकम। एनुअल इनकम किस में मापा जाएगा? नंबर्स में, कि आपका 10K है, कि 20K सैलरी है, कि 50K सैलरी है, 50,000। के मतलब हजार होता है, ठीक है। 10,000 है कि 20,000 है ना। इसके अलावा मान लो कि आपका मार्क्स ऑब्टेन्ड मापना है। क्या? मार्क्स ऑब्टेन्ड मतलब जो आपका नंबर आया उसको मेजर करना है। कितना नंबर आया? 500 में से 400 आया, कि 300 आया, कि 200 आया, है ना। तो ये नंबर्स हो गया। तो हम नंबर में जो नापते हैं उसी को मात्रात्मक चर कहते हैं, है ना। किसी का हाइट वेट मापना है। क्या मापना है? हाइट वेट। तो वो कौन सा चर कहलाएगा? वो मात्रात्मक चर कहलाए, ठीक है। उसी तरीके से जो श्रेणीगत चर होते हैं, क्या होते हैं? जो श्रेणीगत चर होते हैं वो क्या होते हैं? ये एक प्रकार होता है, ये एक टाइप या काइंड होता है। क्या होता है? एक प्रकार होता है। वो श्रेणी में, कैटेगरी में मापा जाएगा। किस में? कोई कैटेगरी में मापा जाएगा। जैसे मापा नहीं, बांटा जाएगा। क्या किया जाएगा? कैटेगरी में उसको बांटा जाएगा। किसमें बांटा जाएगा? कैटेगरी में बांटा जाएगा। एग्जाम्पल के रूप में देख लो, अगर धर्म है तो उसको 2-3 कैटेगरी में बांटेंगे, है ना। धर्म को 2-3 कैटेगरी में बांटेंगे ना, जितना धर्म होगा अलग अलग कैटेगरी में बांटेंगे। कोई जेंडर होगा, क्या होगा? जेंडर, उसको भी अलग अलग कैटेगरी में बांटेंगे, मेल फीमेल। तो इस तरह का जो कैटेगरी होगा उसको क्या कहेंगे हम? चर होगा, उसको क्या कहेंगे? कैटेगोरिकल वेरिएबल, ठीक है। कास्ट, है ना, जाति, अलग अलग जाति में। तो हम जब समान रूप में बांटते हैं उसको अलग अलग भाग में, तो उसको क्या कहते हैं? हम उसको मेजर नहीं कर सकते। क्या इसको मेजर कर सकते हैं? क्या नहीं ना। तो इसको हम मेजर कर सकते हैं, लेकिन इसको दूसरे आधार पे मेजर कर सकते हैं। तो मेजरमेंट स्केल भी बताएंगे इसका। मेजरमेंट स्केल क्या होता है? चरों का मापन, ठीक है। तो ये दो देख लिए। अब हम देखेंगे वेरिएबल ऑन द बेसिस ऑफ कॉजेशन। मतलब पहला क्या था? कारण संबंध के आधार पर कितने चर थे? कारण संबंध के आधार पर चर कितने प्रकार के थे? 4 प्रकार के थे। कौन कौन? पहला था स्वतंत्र चर। वेरी गुड। स्वतंत्र चर, इसी को इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट पेंड। अरे आपको पता है, बोलते बोलते ना मेरा दिमाग काम करना बंद कर देता है। कितना बोलते हैं आपको पता भी नहीं है, ठीक है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को पहले समझते हैं, डिफिनीशन समझते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? जिसमें हम हेर फेर कर पाते हैं। क्या कर पाते हैं? जिसमें हम हेर फेर कर सकते हैं। हेर फेर मतलब मैनिपुलेशन, मैनिपुलेशन कर सकते हैं, वही हो जाता है इंडिपेंडेंट चर, है ना। और स्वतंत्र चर क्या होता है? किसी चीज का कारण होता है। क्या होता है? कारण होता है। मतलब काउज, काउज होता है। कैसे? कारण कैसे होता है?
ये भी हम अभी आपको बताएंगे। तो रिसर्चर्स इसे बदल सकता है, जो रिसर्चर्स होंगे इसे बदल सकता है या नियंत्रित रख सकता है। तो ये रिसर्चर के नियंत्रण पर निर्भर करता है ना। एग्जाम्पल में देखो, एग्जाम्पल में जैसे बोलो, कोई एग्जाम्पल बोलो तो। हम्म, कोचिंग का स्टूडेंट रिजल्ट पर प्रभाव। ठीक है, तो इसमें दो दो चर है। कौन कौन है? एक चर तो है जिसको हम क्या कह रहे हैं, कोचिंग कह रहे हैं। कोचिंग का मतलब क्या, इसमें टीचर है और स्टूडेंट का रिजल्ट पर प्रभाव, स्टूडेंट का रिजल्ट है ना। तो दो पर्सपेक्टिव है, कोचिंग और स्टूडेंट। तो इसमें क्या है, टीचिंग मेथड है, क्या है, टीचिंग मेथड है और रिजल्ट है, स्टूडेंट का रिजल्ट। क्या समझे? तो इसमें आप रिजल्ट में बदलाव कर सकते हैं अपने से। क्या आप बोलो मेरे को, कोई बताओ, रिजल्ट में बदलाव कर सकते हैं आप? नहीं ना कर सकते हैं। वेरी गुड, लेकिन टीचिंग मेथड में बदलाव कर सकते हैं। तो ये टीचिंग मेथड में हम बदलाव कर रहे हैं, इसीलिए ये क्या हो गया, ये इंडिपेंडेंट हो गया। क्या हो गया, ये इंडिपेंडेंट की कारण हो गया टीचिंग मेथड। हम आपको अच्छा कंटेंट देंगे तो आपका रिजल्ट अच्छा आएगा, आएगा ना। हम आपका अच्छा कंटेंट नहीं देंगे आपको तो रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। समझ रहे हैं ना। तो ये टीचिंग मेथड इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। ठीक है, और जो टीचिंग मेथड पर निर्भर रहता है, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर निर्भर रहता है, वो क्या कहलाता है, डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या कहलाता है, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, आश्रित चर, है ना। आश्रित चर, तो आश्रित चर क्या होता है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर निर्भर रहता है। क्या रहता है, निर्भर रहता है ना। तो देखो यहां पे टीचिंग क्या हो जाएगा, टीचिंग हो जाएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल और रिजल्ट क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल। अच्छा यहां पे देखो कि रिसर्चर्स जो होगा, वो रिसर्चर्स जो होगा वो रिजल्ट में मैनिपुलेशन नहीं करेगा। तो रिसर्चर्स का कंट्रोल नहीं होता, इस पे कंट्रोल नहीं होता है। समझ गए, डिपेंडेंट वेरिएबल पर रिसर्चर्स का कंट्रोल नहीं होता है। तो यह क्या होता है, यह परिणाम होता है। क्या होता है, परिणाम होता है, रिजल्ट होता है।
क्या होता है? रिजल्ट। मतलब ये इफेक्ट होता है किसका? इंडिपेंडेंट वेरिएबल का। समझ गए? तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल में सीधा परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन डिपेंडेंट वेरिएबल में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे में परिवर्तन करेंगे तो डिपेंडेंट में अपने परिवर्तन हो जाएगा, है ना। हम आपको पूरा मस्त हर एक टॉपिक का प्रॉपर नोट्स दे रहे हैं, एग्जाम्पल के साथ समझा रहे हैं और आपसे रटवा रहे हैं, तो आपका रिजल्ट आएगा। तो फेर बदल किस में किए? टीचिंग मेथड में। लेकिन रिजल्ट टीचिंग मेथड की वजह से आ रहा है, नहीं करेंगे तो नहीं आएगा। आप समझ गए? तो डिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है वो एक चेंज हो, रिजल्ट ऑफ मैनिपुलेशन। क्या होता है? रिजल्ट ऑफ मैनिपुलेशन। जब हम हेर फेर करते हैं उसका एक रिजल्ट होता है। कौन? डिपेंडेंट वेरिएबल। हो गया ना? समझ में आया? वेरी गुड। चलिए अब हम इसका तीसरा टाइप्स क्या है? तीसरा टाइप है इंटरवीनिंग वेरिएबल। क्या है? क्या देखे थे हम लोग? यहाँ पे रुक जाओ। हस्तक्षेप चर। हस्तक्षेप चर इंटरवीनिंग वेरिएबल ही होता है ना। इंग्लिश हिंदी में कंफ्यूजन हो रहा है। चलो तीसरा है हस्तक्षेप चर। इसको इंग्लिश में इंटरवीनिंग वेरिएबल कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरवीनिंग वेरिएबल। ठीक है। चलो आप में से कोई बताओ इंटरवीनिंग वेरिएबल क्या होता है? हम्म। गुड। चलिए अब हम इंटरवीनिंग और वेरिएबल के बारे में समझते हैं। देखो इस वेरिएबल को ना एक और बात कहा जाता है, मीडिएटर वेरिएबल। क्या कहा जाता है? मीडिएटर चर। क्यों कहा जाता है वो भी समझाते हैं। क्योंकि ये इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में लिंक बनाता है। क्या करता है? ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल आईवी मतलब इंडिपेंडेंट एवं डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में लिंक बनाता है। क्या बनाता है? लिंक बनाता है। दोनों के बीच में संबंध यही बनाता है। कौन? यह बताता है कि इफेक्ट कैसे होगा। यह क्या बताता है? बताता है इफेक्ट कैसे होता है। कौन? हस्तक्षेप चर या इंटरवीनिंग वेरिएबल। मतलब ये जो दोनों के बीच में प्रोसेस हो रहा है, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में प्रोसेस हो रहा है, प्रोसेस को समझने में सहायता करता है। समझने में सहायक होता है। कैसे? चलो हम समझाते हैं एक एग्जांपल से कि स्मोकिंग कैंसर। क्या हो गया? स्मोकिंग और कैंसर। आप ज्यादा स्मोक करेंगे तो आपको कैंसर होने का संभावना, कैंसर नहीं लंग्स डिजीज होता है ना स्मोक करने से, सॉरी,
लंग्स डिजीज, है ना, ये ना होता है डिजीज का स्पेलिंग, डिजीज, ठीक है। स्मोकिंग लंग डिजीज। आप बताओ इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है? इंडिपेंडेंट कौन है और डिपेंडेंट कौन है? वेरी गुड। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया ये स्मोकिंग, और लंग्स डिजीज क्या हो गया? डिपेंडेंट वेरिएबल। अच्छा बेटा, जो हिंदी वाले हैं, हिंदी में जो जिनको समझ में आता है, इंग्लिश कम आता है, अच्छा आपको समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत? बहुत आसान भाषा में है। समता, समता, गुड। और पुष्पा, वेरी गुड। चलो, तो अब हम लोग इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल को समझ लिए। हम जितना ज्यादा स्मोक करेंगे उतना ज्यादा लंग्स डिजीज होगा, है ना। जितना कम स्मोक करेंगे उतना कम लंग्स डिजीज होगा, है ना। लंग्स डिजीज नहीं, लंग्स कैंसर लिख दो यहाँ पे, ये ज्यादा बेहतर रहेगा कि लंग्स कैंसर ही होता है इससे। ठीक है, चलो अब हम इसको समझते हैं इस बात से कि आखिर लंग्स कैंसर क्यों होता है ना। तो आप बताओ इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में इफेक्ट्स कैसे होता है, प्रोसेस कैसे होता है, उसको समझने में हेल्प जो कर रहा है उसको क्या कहते हैं हम? हस्तक्षेप चर या मेडिएटर या इंटरवीनिंग वेरिएबल। तो ये क्या कहेगा? दोनों के बीच में क्या हो रहा है? टिश्यू डैमेज। लंग्स कैंसर क्यों हो रहा है? टिश्यू डैमेज होने की वजह से हो रहा है। लंग्स कैंसर क्यों हो रहा है? टिश्यू डैमेज होने की वजह से। तो आप बताओ यहां पे टिश्यू डैमेज क्या हो गया? टिश्यू डैमेज हो गया इंटरवीनिंग वेरिएबल। चलो, तो एक एग्जांपल से समझ गए? समझ गए ना। आपको एक और एग्जांपल देके हम समझाते हैं इस टिश्यू डैमेज इंटरवीनिंग वेरिएबल को। यहां पे हम छोटा सा एग्जांपल देके समझाते हैं आपको कि मान लो आप आपका मेथड टीचिंग मेथड क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, है ना। और स्टूडेंट परफॉर्मेंस, स्टूडेंट परफॉर्मेंस क्या हो गया? डिपेंडेंट वेरिएबल। अब इन दोनों के बीच में चल क्या रहा है ये समझिए। इन दोनों के बीच में हस्तक्षेप किसके वजह से, कौन इसको, दोनों का संबंध कौन बताएगा? हम्म, इस दोनों के बीच में प्रभाव कौन दिखा रहा है? लिंक कौन कर रहा है? टीचिंग मेथड तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना, और स्टूडेंट परफॉर्मेंस डिपेंडेंट वेरिएबल। लेकिन दोनों के बीच में संबंध कौन है जिसके वजह से स्टूडेंट परफॉर्मेंस बेहतर हो रहा है? नहीं यार, टीचर कैसे होगा? वाह, वेरी गुड वेरी गुड।
इन दोनों के बीच में आ रहा है मोटिवेशन। क्या हो सकता है? टीचिंग एड्स, वो दूसरा चीज है। टीचिंग एड्स तो टीचिंग मेथड्स का पार्ट है ना, लेकिन उत्प्रेरक का काम कौन कर रहा है? मोटिवेशन, अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग। चलो एक और एग्जांपल देके समझाते हैं आपको, ठीक है? एक और एग्जांपल देते हैं आपको, जिसमें हम आपको ये बताते हैं कि यहां पे एक हो गया बेरोजगारी, हिंदी में ही लिख देते हैं। बेरोजगारी, और इस बेरोजगारी के कारण क्या हो रहा है? गरीबी हो रहा है ना। जितना बेरोजगारी बढ़ेगा उतना गरीबी होगा। तो बेरोजगारी क्या हो गया? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और गरीबी क्या हो गया? डिपेंडेंट वेरिएबल। लेकिन इन दोनों के बीच में क्या आ रहा है? बेरोजगारी और गरीबी के बीच में क्या आता है बताओ? स्किल। क्या आएगा? स्किल। स्किल नहीं होने की वजह से ही बेरोजगारी है ना, जिसकी वजह से गरीबी है। अक्षमता, अक्षमता, है ना। तो ये इसका मतलब दोनों के बीच में जो संबंध दिखाता है वो क्या कहलाता है? क्यों हुआ वो चीजें, वो बताता है उसका इंटरवीनिंग वेरिएबल। चलो चौथा टाइप्स देखते हैं इसका। चौथा टाइप्स है, चौथा टाइप्स क्या है, क्या था? बाह्यचर, बाह्यचर, एक्स्ट्रा न्यूएस वेरिएबल। एक्स्ट्रा न्यूएस वेरिएबल, है ना। इस एक्स्ट्रा न्यूएस वेरिएबल का क्या अर्थ होता है? ऐसा चर, मतलब ऐसा चीज, ऐसा चर जो, ऐसा चर जो डिपेंडेंट वेरिएबल को प्रभावित करता हो। किसको? डिपेंडेंट वेरिएबल को प्रभावित करता हो। किसको प्रभावित करता हो? इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो डिपेंडेंट को प्रभावित करता है ना, लेकिन उसके अलावा कुछ ऐसा कारक जो डिपेंडेंट वेरिएबल को भी प्रभावित करता हो। लेकिन लेकिन रिसर्चर इसको मैनिपुलेट नहीं कर सकते, इसको मैनिपुलेट नहीं करता, है ना। वो उसके कंट्रोल में नहीं होता है। लेकिन खास बात यह है कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में इसे कंट्रोल करना आवश्यक है, ये भी बताएंगे। चलो अब बताओ कि एक्स्ट्रा न्यूएस वेरिएबल होता क्या है, कोई बता सकता है? चलो अब फिर सेम चीजें हम आते हैं यहां पे कि स्मोकिंग है यहां पे, ठीक है। और स्मोकिंग के वजह से क्या हो रहा है? लंग
कैंसर हो रहा है ना, स्मोकिंग की वजह से लंग कैंसर हो रहा है। तो आप बताओ इसमें इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है? स्मोकिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, और लंग कैंसर क्या हो गया? डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि स्मोकिंग की वजह से ही क्या होगा? लंग कैंसर होगा ना। तो ये तो इसका कारण हो गया और ये उसका प्रभाव हो गया। तो कारण जो होता है वो क्या होता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और प्रभाव होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, समझ गए? लेकिन इन दोनों के बीच में एक तीसरा चीज आता है। कौन आता है? एक तीसरा चीज आता है जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा न्यूएस वेरिएबल। वो क्या होता है? एक्स्ट्रा न्यूएस वेरिएबल क्या हो जाएगा? तो एक्स्ट्रा न्यूएस वेरिएबल हो जाएगा स्मोकिंग और लंग कैंसर के बीच में कि कितना व्यक्ति का किस उम्र के आयु के लोग स्मोकिंग कर रहे हैं, उसको जल्दी लंग कैंसर होगा, है ना। एज ऑफ पर्सन, है ना। उसके अलावा धूम्रपान की सीमा, कितना पी रहा है, रोज एक पैकेट खत्म कर रहा है या रोज एक पी रहा है। ठीक है, इसके अलावा धूम्रपान करने के बजाय वो कोई व्यायाम कर रहा है या नहीं, या सिर्फ धूम्रपान पी रहा है और फास्ट फूड खा रहा है। अब बताओ मेरे को कि आप देखें, जैसे एक टीचर है, एक टीचिंग मेथड है और एक स्टूडेंट है। तो टीचिंग मेथड और स्टूडेंट परफॉर्मेंस में जैसे हम टीचिंग आवर्स, कितना घंटा पढ़ाए, कौन सा मेथड्स का इस्तेमाल किए, है ना, मॉडर्न मेथड का इस्तेमाल किए कि ट्रेडिशनल मेथड का इस्तेमाल किए, वो मेथड हो जाएगा। उसी तरीके से अगर यहाँ पे एक बुजुर्ग व्यक्ति, एक जो बुजुर्ग है 80 साल का, और वो रोज 2-3 गो पैकेट खत्म करता है, तो वो तो ऐसे भी बुजुर्ग हो चुका है, उसका लंग वंग कमजोर हो चुका है, तो वो 1 से 2 साल में खत्म हो जाएगा। मान लो 60 साल का व्यक्ति है तो 4-5 साल लगेगा। तो लंग कैंसर होने के पीछे का रीजन जो बाहरी कारण है वो क्या हो जाएगा? एक्स्ट्रा न्यूएस वेरिएबल। इसीलिए इसको बाह्य चर कहते हैं। क्या कहते हैं? बाह्य चर। चलो एक और एग्जांपल से समझाते हैं। समझ गए ना? धूम्रपान की सीमा, कितना पैकेट कर रहा है, इस बात पे तो प्रभावित किसको कर रहा है? एक्स्ट्रा न्यूएस वेरिएबल किसको प्रभाव कर रहा है? प्रभावित कर रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल को प्रभावित कर रहा है, स्मोकिंग को नहीं कर रहा है। स्मोकिंग तो सेम है, ठीक है, लेकिन ये जो लोग हैं, मतलब जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, प्रभाव है, उसको प्रभावित कर रहा है। चलो हम देखते हैं, यहाँ टीचिंग कर रहे हैं ना, तो टीचिंग मेथड और हम इसका डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो जाएगा? स्टूडेंट परफॉर्मेंस। आप बताओ कि इसमें एक्स्ट्रा न्यूएस वेरिएबल क्या हो जाएगा? ये तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया और ये डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, लेकिन एक्स्ट्रा न्यूएस वेरिएबल क्या हो गया? बाह्य चर क्या हो गया? बच्चों का
आईक्यू लेवल, क्या हो गया, बच्चों का आईक्यू लेवल, उसका मानसिक स्थिति, उसका तनाव स्थिति, तनाव की स्थिति, उसका सामाजिक स्थिति, उसका आर्थिक स्थिति, ये सब क्या हो गया, अर्थव्यवस्था सही नहीं रहेगा, उसके साथ जातिगत भेदभाव होगा तो पढ़ने में मन लगेगा उसको, तो उसका परफॉर्मेंस तो ऐसे ही डल हो जाएगा ना। मेथड सबके लिए सेम है, लेकिन जो आईक्यू ज्यादा है जिसका, वो क्या हो जाएगा, ज्यादा समझेगा, उसका अच्छा रिजल्ट होगा। क्लास में सब लोग पढ़ते हैं, अभी आप लोग सब लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन रिजल्ट कुछ ही लोगों का होगा, कुछ ही लोगों का होता है। क्यों? क्योंकि उनका आईक्यू स्ट्रांग है, उनका बैकग्राउंड स्ट्रांग है, वो रिलेशनशिप के वजह से हमेशा तनाव में नहीं रहते हैं, सामाजिक स्थिति की वजह से कभी हमेशा तनाव में नहीं रहते, पैसा की कमी की वजह से हमेशा तनाव में नहीं रहते, तो ये क्या हो जाएगा, बाह्य चर। क्या हो गया, बाह्य चर। तो बाह्य चर क्या हो गया, बस समझ गए ना, बाह्य चर का मतलब समझ गए। समझे कि नहीं? हाँ, और ये भी बात है कि जो रिसर्चर होगा इसको कंट्रोल नहीं कर सकता है, पूरा कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन कंट्रोल करने का कोशिश करता है, समझे। और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होता है, उसमें बहुत जरूरी होता है कंट्रोल करना, नहीं तो परफॉर्मेंस बिगड़ जाता। ठीक है, चलो अब एक लास्ट है जिसको हम समझेंगे, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, चलिए, अब इसी में आता है एक कंपाउंडिंग वेरिएबल। क्या आता है, कंपाउंडिंग वेरिएबल। कंपाउंडिंग वेरिएबल का मतलब क्या होता है, भ्रमकारी चर, मतलब भ्रम पैदा करने वाला चर, भ्रम पैदा करने वाला चर। क्या होता है ये, भ्रम पैदा करने वाला चर जो होता है वो ऐसा चर होता है जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट दोनों वेरिएबल को प्रभावित करता है। समझ गए? तो इसका असली कारण उन दोनों के संबंध को भ्रमित करना होता है। क्या होता है, उन दोनों के संबंध को भ्रमित करना होता है। चलो अब हम देखते हैं, एग्जाम्पल समझते हैं। पहले इसका परिभाषा देख लो इजी लैंग्वेज में। एक छिपा हुआ फैक्टर, क्या होता है, एक छिपा हुआ फैक्टर जो रिसर्च रिजल्ट को गलत दिशा में ले जाता है। क्या समझे, मतलब ये इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल दोनों को प्रभावित करता है, इंडिपेंडेंट एवं डिपेंडेंट दोनों को प्रभावित करता है। चलो हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि एक्सरसाइज और वेट लॉस, एक्सरसाइज और वेट
वेट लॉस। अच्छा, आप सब लोग जानते हैं कि एक्सरसाइज करने से वेट लॉस होता है ना? तो वेट लॉस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक्सरसाइज। तो हम जब रिसर्च करेंगे तो क्या कहेंगे कि एक्सरसाइज क्या हो गया? ये एक एक्सरसाइज क्या हो गया? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और वेट लॉस डिपेंडेंट वेरिएबल। अब देखो यहां पे कि इसमें कंपाउंडिंग वेरिएबल क्या होगा? जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो हम सब लोग जानते हैं कि वेट लॉस प्रोसेस में वेट लॉस प्रोसेस में एक्सरसाइज का रोल 20% होता है। एक्सरसाइज का रोल जो होता है वो 20% होता है, ठीक है। 80% रोल होता है किसका? डाइट का। किसका होता है? डाइट का। लेकिन हम क्या कहेंगे कि एक्सरसाइज के वजह से ही वेट लॉस हुआ है। एक्सरसाइज के वजह से वेट लॉस नहीं होता है, मसल्स गेन होता है। क्या होता है? मसल्स गेन होता है, ठीक है। मसल शेप लेता है, लेकिन 20% ही रोल होता है वेट लॉस में एक्सरसाइज का। तो छिपा हुआ कारण क्या था? जब लोग एक्सरसाइज करने लगते हैं तो क्या करते हैं? जब आप एक्सरसाइज करने लगते हैं तो हेल्दी डाइट लेते हैं। हेल्दी डाइट लेते हैं ना? आप जंक फूड बंद कर देते हैं, आप फास्ट फूड बंद कर देते हैं। तो इससे आपका जो वेट लॉस होगा हेल्दी डाइट से वो अपने आप होने लगेगा। लेकिन आप क्या कहेंगे कि एक्सरसाइज के वजह से वेट लॉस हुआ है। तो यहां पे कंपाउंडिंग वेरिएबल क्या हो गया? इसका एक्चुअल कारक, एक्चुअल काउज। एक्चुअल काउज क्या है? डिफरेंट है। लेकिन हम इन दोनों के बीच में कारण क्या समझ रहे हैं? एक्सरसाइज को। और रिजल्ट क्या है? वेट लॉस। तो रिजल्ट हम समझ रहे हैं कि एक्सरसाइज से है, लेकिन एक्चुअल कारक जो है वो क्या है? डाइट है। समझ गए? तो यही हो जाएगा डाइट कंपाउंडिंग वेरिएबल। चलो एक और एग्जांपल से समझाते हैं कि मान लो कि हम पढ़ा रहे हैं, आप मेरे पास आए पढ़ने। क्या आए? मेरे पास आए, आरआर एकेडमी में आया, ठीक है। इस आरआर एकेडमी में आने के बाद आप क्या किए? 3 महीना 3 मंथ पढ़े और आपका जेआरएफ हो गया। क्या हो गया? आपका जेआरएफ हो गया। तो पूरा का पूरा क्रेडिट हम किसको देंगे? क्रेडिट किसको दे रहे हैं हम? क्रेडिट किसको दे रहे हैं? आरआर एकेडमी को। आरआर एकेडमी को क्रेडिट दिए, लेकिन एक्चुअल कारक क्या था? एक्चुअल रीजन था, एक्चुअल रीजन कि आप 2 साल से सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। 2 साल से आपका सेल्फ स्टडी था, ऑनलाइन स्टडी था। बस लास्ट में आप आए यहां पे और आपका जेआरएफ हो गया। तो हम आपके जेआरएफ होने का मूल कारक किसको दे रहे हैं? पूरा क्रेडिट किसको दे रहे हैं? आरआर एकेडमी को। अब आपका जेआरएफ हुआ आपके वजह से, लेकिन हम क्रेडिट किसको दे रहे हैं? आरआर एकेडमी। तो काउज क्या हो गया? आरआर एकेडमी। तो ये क्या हो गया? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसको प्रभावित किया ना ये, और आपका जेआरएफ हो गया रिजल्ट, परिणाम। इसको भी प्रभावित किया। तो प्रभावित कौन किया? आपका 2 साल से जो स्टडी कर रहे थे वो। तो ये क्या हो जाएगा? कंपाउंडिंग वेरिएबल। समझ गए?
चलिए, तो आज के लिए अब इतना ही छोड़ देते हैं। आप लोग आई होप बहुत कुछ समझे हैं। बाकी जो हमारा बचा है हम कल देखेंगे। कल हम लोग जो कुछ वेरिएबल बचा हो उसको जल्दी से कम करके, और जो नॉमिन स्केल है मतलब चरों का मापन, उसको अच्छे से पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप शुरू करेंगे और हाइपोथेसिस जनरेशन हम लोग देखेंगे, कैसे हाइपोथेसिस जनरेट करते हैं। ठीक है, किन्हीं भाई बहन को कोई दिक्कत?